तो आज हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स के बारे में कि दो मैट्रिक्स को किस तरीके से हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं। लास्ट क्लास मैंने आप लोगों को बताया था कि एडिशन ऑफ मैट्रिक्स का कंसेप्ट, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स का भी कंसेप्ट। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स को समझने के लिए हम लोग सबसे पहले मान लेते हैं कि ये ए एक मैट्रिक्स है और इसमें कुछ एलिमेंट्स है, और यहाँ भी एक मैट्रिक्स है बी और इसमें भी कुछ एलिमेंट्स हैं। अब अगर आपसे पूछा जाए कि ए क्रॉस बी दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ए क्रॉस बी, तो क्या हम लोग ऐसा कर सकते हैं? पहले यहाँ पे हम लोग दो बातें जानेंगे, क्या हम लोग ऐसा कर सकते हैं और अगर कर सकते हैं तो फिर कैसे करेंगे। पहला, हम लोग कर सकते हैं या नहीं, और दूसरा ये देखेंगे कि कैसे करेंगे। ये दोनों बातें हम लोग सीखने वाले। तो ए क्रॉस बी होगा या नहीं होगा, उसके लिए ये जानना ज़रूरी है कि नंबर ऑफ कॉलम, मतलब इन ए, मतलब मैट्रिक्स ए में जितना नंबर ऑफ कॉलम है वो नंबर ऑफ रो इन बी, वो मैट्रिक्स बी के नंबर ऑफ रो के बराबर है या नहीं है। अगर है तो ही आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, अगर नहीं है तो फिर आप मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। तो यहाँ पर हम लोगों को दिख रहा है कि अगर ए का नंबर ऑफ कॉलम इक्वल है नंबर ऑफ रो ऑफ बी का, तो हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते। अब दूसरा देख लेते हैं। मान लेते हैं कि बी क्रॉस ए दिया हुआ है, अगर पूछा गया कि आप बी क्रॉस ए कर सकते हैं, पहले हम लोग ये समझ रहे हैं कि कर सकते हैं या नहीं, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि कैसे करेंगे। दूसरा, बी क्रॉस ए कर सकते हैं कि नहीं, तो कंडीशन क्या है होने के लिए कि नंबर ऑफ कॉलम इन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ रो इन ए। मतलब जब भी दो मैट्रिक्स आप लोगों को दिया जाए, दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो पहले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम चेक करना है और दूसरे मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो, और देखना है कि दोनों इक्वल है या नहीं। जब इक्वल होगा तभी हम कहेंगे कि हाँ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। कैसे करना वो तो हम सीखेंगे, कर सकते हैं ये क्लियर हो जाएगा, या नहीं कर सकते हैं वो पता कैसे चलेगा हम लोग को, नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रो देखने के बाद। ओके, अब हम लोग मान लेते हैं कि एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर दिया गया है m और n। तो m क्या दिखाता है हम लोग को पता है, m दिखाता है नंबर ऑफ रो और n दिखाता है नंबर ऑफ कॉलम। और दूसरा एक मैट्रिक्स है b जिसमें नंबर ऑफ रो है n और नंबर ऑफ कॉलम है p। तो अब यहाँ पर सवाल है, क्या ये मल्टीप्लाई हो सकता है? ये रो है और ये कॉलम है। तो अगर हम लोग देखते हैं गौर से, तो हम लोग को देखने से समझ में आ रहा है कि पहले मैट्रिक्स का जो कॉलम है वो नंबर ऑफ कॉलम जो है वो n है, और दूसरे मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो जो है वो भी n है। तो यस, हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि दोनों मैट्रिक्स में पहले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम इक्वल हो रहा है दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो का। अब मल्टीप्लाई करने के बाद हम लोग को जो रिजल्ट मिलेगा उस मैट्रिक्स का नाम रख लेते हैं C, और उस रिजल्ट में उस मैट्रिक्स में जो ऑर्डर आएगा, जो रो आएगा, वो रो होगा पहले मैट्रिक्स का और जो कॉलम होगा वो दूसरे मैट्रिक्स का। बस ये कंसेप्ट आप लोगों को याद रखना है कि जब भी दो मैट्रिक्स को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई कर सकते हैं या नहीं पहले चेक कर लेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद जो मैट्रिक्स बनेगा उसका ऑर्डर जो होगा, ऑर्डर में रो जो आएगा वो आएगा पहले मैट्रिक्स से, और जो कॉलम आएगा वो आएगा दूसरे मैट्रिक्स से। तो ये बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया हो। अच्छा, अब हम लोग चलते हैं ये देखने के लिए कि दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। तो प्रॉब्लम से ही शुरू करते हैं, हम लोग प्रॉब्लम लेके ही काम करते हैं। तो इसे नोट कर लेना आप लोग पूरा। चलो बच्चों, तो सबसे पहले एक सवाल लेते हैं कि एक मैट्रिक्स दिया गया है P, और इसमें एलिमेंट क्या दिया गया है 4 2 6 8, 6 और -8, और एक दूसरा मैट्रिक्स है Q और इसका एलिमेंट दिया गया है 2 -1 2 -1 -3 और 1, और आपसे पूछा गया है कि फाइंड करना है, फाइंड 2PQ। तो 2PQ को हम लोगों को फाइंड करके निकालना है। ओके, तो चलो कैसे करेंगे। तो पहले लिख लेते हैं 2PQ इज इक्वल टू 2, P की जगह पे लिख सकते हैं 4 2 6 -8, और Q की जगह पे लिख सकते हैं 2 -1 -3 और 1।
याद रहे, अगर पी क्यू कहा गया है तो पहले पी मैट्रिक्स को लिखना है फिर क्यू को लिखना है। अगर क्यू पी कहा जाए तो पहले मैट्रिक्स क्यू को लिखना है फिर पी को लिखना है। ये ऑर्डर मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, अब मल्टीप्लाई करेंगे कैसे, इसे समझो। सबसे पहले क्या करना, ये 2 को तो छोड़ दो, ये 2 को मल्टीप्लाई नहीं करना, बाद में करेंगे। इस दूसरे मैट्रिक्स के पहले कॉलम को हम लोग उठाएंगे और उठा करके ऐसे रखेंगे। ये कॉलम को उठाएंगे और इस तरीके से रखेंगे, जैसे कि 2 और -1। अब इसे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 वैसे ही रहेगा, 2 × 4 8 और 6 -1 × 6 -6, फिर 2 × 2 4 और -1 × -8 +8। बात समझ में आया। पहले कॉलम को उठाएंगे, उठाने के बाद यहाँ रखेंगे और इस मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे। पहले ये इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर ये इससे, या दोनों आपस में ऐड होगा। यहाँ माइनस आ रहा तो माइनस लिख लेते हैं, फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे, या फिर दोनों को ऐड कर देंगे। ठीक, जो भी साइन आएगा बीच में दे देना है। अच्छा, अब यहाँ पे देखते हैं, ये कॉलम हो चुका। इस कॉलम को रखने के बाद जितने भी एलिमेंट थे हमने सभी को मल्टीप्लाई कर लिया। अब इसे हटा देते हैं। अब दूसरा कॉलम उठाएंगे, -3 और 1। जब हम दूसरे कॉलम को यहाँ रखेंगे तो फिर इस मैट्रिक्स में दूसरा कॉलम तैयार होगा। फिर जब तीसरे कॉलम को रखेंगे तो तीसरा कॉलम तैयार होगा। फिलहाल यहाँ पे 2 ही कॉलम है। पहले कॉलम को रखने से ये एक कॉलम बना। अब इस दूसरे कॉलम को यहाँ रखते हैं और दूसरा कॉलम तैयार करेंगे। तो दूसरे कॉलम तैयार करने के लिए थोड़ा सा हम लोग इस तरफ आ जाते हैं। 3 × 4 -12 और 1 × 6 +6, -3 × 2 -6 और -8। अब यहाँ पर देखते हैं कितना आएगा, 8 - 6 2 12 -6 और ये -14। अब इस 2 को अगर हम लोग अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 4 24 -12 -28। तो मेरे ख्याल से ये बहुत ही आसान था, आप लोगों को समझ में आया हो। ठीक है, हम लोग और भी क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा सवाल लेते हैं हम लोग। चलो एक और सवाल देखते हैं। एक मैट्रिक्स दिया गया है ए क्या दिया गया है, ए है 1 2 2 1। और एक मैट्रिक्स दिया गया है बी, ये क्या दिया गया है, बी दिया गया है 2 1 1 2 2 1 1 2। और आपसे पूछा गया है कि फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, फाइंड ए बी और ए, मतलब ए बी है। तो यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर जो भी मैट्रिक्स दिया हुआ हो सबसे पहले उसे फाइंड करेंगे। तो हम लोग ए बी ए में सबसे पहले बी ए को फाइंड करेंगे। तो लिख लेते हैं बी ए। तो पहले बी आया तो मैट्रिक्स बी को पहले लिखेंगे हम लोग 2 1 1 2 और फिर हम लोग क्या लिखेंगे 1 2 2 1। फिर से वही कंसेप्ट हम लोग यूज़ करेंगे। क्या करेंगे, 1 2 को लिखेंगे 1 2 मल्टीप्लाई करो 1 × 2 2 2 × 1 2 +2 1 × 1 1 +4। इसका काम हो चुका। 1 2 को हटाओ, 2 1 को लिखो 2 1। तो दूसरे कॉलम को लिखें, दूसरा कॉलम तैयार करेंगे 4 + 1 2 + 2। तो ये कितना मिलने वाला हम लोग को, 4 5 5 और 4। बहुत ही आसान था। बी ए हम लोगों का फाइंड हो चुका। लेकिन हम लोग को अभी और भी काम बाकी है। हम लोग को ए बी ए निकालना है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। ए बी ए, तो पहले हम लोग ए को लिखेंगे। ए मैट्रिक्स क्या है, 1 2 2 1। और बी ए क्या है, ये पूरा बी ए है 4, ये 4 है 4 5 5 4। तो पहले कॉलम को हम लोग ऊपर में लिखेंगे कुछ इस तरीके से 4 5। तो पहले मल्टीप्लाई करते हैं आप, 4 × 1 4 +10 8 + 5। दूसरे कॉलम को रखते हैं, क्या आएगा 5 4। तो दूसरा कॉलम तैयार होगा 5 + 8 10 + 4। तो ये क्या आंसर आया हम लोग का, 14 13 13 और 14। तो मेरे ख्याल से ये भी बहुत ही आसान सा प्रॉब्लम था, आप लोग समझ ही गए होंगे। ओके, अब आगे देखते हैं हम लोग एक और सवाल की तरफ। एक और क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर दिया गया है एक मैट्रिक्स A 1 2 0 1 1 2 0 1। दूसरा मैट्रिक्स है B, क्या दिया गया 2 - 1 3 0 2 - 1 3 0
और आपसे पूछा गया फाइंड करना है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये सवाल दिया गया कि ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर हम लोगों को फाइंड करना है। तो इसे किस तरीके से करेंगे, सिंपल है, पहले ए स्क्वायर निकाल लेते हैं। तो देखो ए स्क्वायर में ध्यान देना, ए स्क्वायर निकालते वक्त ऐसा नहीं करना है कि इसके सारे एलिमेंट का स्क्वायर कर देंगे, गलत हो जाएगा। जब भी ए स्क्वायर निकालने को कहा जाए तो ए इंटू ए क्यूब निकालने को कहा जाए तो ए स्क्वायर इंटू ए। इस तरीके से हम लोग मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने के बाद ए स्क्वायर फाइंड करेंगे। जैसे कि यहाँ पर ए स्क्वायर का मतलब क्या हो रहा है, ए इंटू ए क्रॉस ए मैट्रिक्स, दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन। अब ए को पुट कर लेते हैं 1 2 0 1, फिर दूसरे में भी ए को पुट करेंगे 1 2 0 1। अब यहाँ क्या करेंगे, 1 2 को लिखेंगे हम लोग, तो मल्टीप्लाई करते हैं 1 प्लस 0 2 प्लस 2। फिर हम लोग किसे लिखेंगे, 0 1 को 0 1, तो 0 प्लस 0 और 0 प्लस 1, ये क्या मिलेगा हम लोग को 1 4 0 1। ये हम लोग को क्या मिला, ए स्क्वायर। अब हम लोग फाइंड करेंगे ए बी। ए बी देख लेते हैं, ए बी, तो ए बी में क्या होगा 1 2 0 1 और 2 - 1 3 और 0। तो पहले 2 - 1 को लिखते हैं हम लोग, मल्टीप्लाई करते हैं 2 प्लस 0 4 - 1। अब 3 और 0 को रखेंगे यहाँ पर, 3 0, तो क्या आएगा 3 प्लस 0 और 6 प्लस 0, ठीक है ना। ये क्या आ जाएगा 2 3 3 और 6, ये बना हम लोगों का ए बी। अब तीसरा हम लोग को फाइंड करना है बी स्क्वायर। चलो बी स्क्वायर भी देख लेते हैं। बी स्क्वायर मतलब बी इंटू बी, 2 - 1 3 0, फिर से वही, क्योंकि बी स्क्वायर का मतलब क्या होता है, बी स्क्वायर का मतलब होता है बी इंटू बी, 2 - 1 3 0। तो पहले 2 - 1 को रखेंगे हम लोग यहाँ पर, मल्टीप्लाई करो 4 - 3 - 2 प्लस 0, ये हो चुका 4 - 3 और -2 प्लस 0। अब 3 और 0 को रखते हैं, 6 प्लस 0 -3 प्लस 0, ये हम लोग क्या देगा 1 - 2 6 और -3। अब हम लोग को क्या करना है, अब हम लोग को फाइंड करना है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर मतलब तीनों को ऐड करना है। तो ए स्क्वायर का वैल्यू क्या है 1 4 0 1, ए बी का वैल्यू क्या है 2 3 3 6 और बी स्क्वायर का वैल्यू क्या है 1 - 2 6 और -3। अगर इसे हम लोग ऐड करते हैं तो क्या मिलेगा हम लोग को 1 प्लस 2 3 3 प्लस 1 4, फिर 0 प्लस 3 3 प्लस 6 9, फिर 4 प्लस 3 7 7 - 2 5 और फिर 1 प्लस 6 7 7 - 3 4। तो ये हम लोगों को मिला ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू। तो इस तरीके से ये मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बहुत ही आसान सा कंसेप्ट है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया हो। नेक्स्ट क्लास हम लोग एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे और आज का क्लास हम लोग यहीं पर